Hello students, let's begin the chapter Organism and Population, chapter number 30 of class 12th biology. तो यहाँ पे हम लोग जो है एक्चुअली ये इकोलॉजी जो चैप्टर है उसका पार्ट है। इकोलॉजी में 4 चैप्टर हैं, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, उसके बाद जो है इकोसिस्टम है, फिर उसके बाद जो है डाइवर्सिटी, उसके बाद जो है इन्वायरमेंटल इशू है। तो यहाँ पे जो है हम लोग स्पेशली पहले इकोलॉजी को जानने की इकोलॉजी है क्या, क्योंकि ये इकोलॉजी का पार्ट है। तो इकोलॉजी का डेफिनेशन हम लोग जान ले कि इकोलॉजी होता क्या है। इकोलॉजी जो है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द इंटरैक्शन, इसको ध्यान से सुनेंगे, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स द इंटरैक्शन among organisms and the organism and its physical environment। तो ऑर्गेनिज्म के साथ ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन प्लस ऑर्गेनिज्म के साथ उसके फिजिकल एनवायरनमेंट का, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म का अपने जो उसके ग्रुप जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके आसपास उनका आपस में और उनके जो है एबायोटिक एनवायरनमेंट से जो इंटरेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऑफ इकोलॉजी देखें तो इसमें कई लेवल है। सबसे पहला कि इंडिविजुअली ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म है क्या, लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एट इंडिविजुअल लेवल इज कॉल्ड द ऑर्गेनिज्म। कोई भी किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका इंडिविजुअल लेवल जो है वो खुद ही ऑर्गेनिज्म है। कोई भी लिविंग थिंग्स है तो जो इंडिविजुअल लेवल है वही उसका ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। इकोलॉजी ऑफ, अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो फिजिकल इकोलॉजी है, जिससे कि ये पता चलता है कि वो कैसे एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर रहा है और अपने एनवायरनमेंट से कैसे वो इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी है। अब ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है तो पॉपुलेशन है। ठीक है। पॉपुलेशन का ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है, वो स्पीसीज है। और स्पीसीज का जो ग्रुप है वो कम्युनिटी है। ठीक है, जिसको बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं। अब उसमें प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी, माइक्रोबियल कम्युनिटी। कम्युनिटी के साथ एबायोटिक फैक्टर ऐड हो जाते हैं। कम्युनिटी दैट इज बायोटिक फैक्टर, उसके साथ ऐड हो गए एबायोटिक फैक्टर, जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, ठीक है, वाटर है। ये अगर ऐड हो गया तो इकोसिस्टम बन गया। ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, बायोम। ठीक है। और बायोम जो है, अगर ग्रुप ऑफ बायोम के देख ले जाए तो बायोम के बाद बायोस्फीयर आ जाएगा, क्योंकि अर्थ जो है वो पूरा जो बायोम क्या है, लार्ज यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट कंसिस्टिंग ऑफ मेजर वेजिटेशन टाइप एंड एसोसिएटेड फाउना। वेजिटेशन टाइप और उसके साथ एसोसिएटेड फाउना जो है ये मिल करके बनाते हैं बायोम, एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन में, जिसको बायोम बोलते हैं। बायोस्फीयर क्या है, ऑल इकोसिस्टम जो पूरे वर्ल्ड में, अगर वर्ल्ड को देखा जाए तो एक वर्ल्ड जो है ग्लोबल इकोसिस्टम है या उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। नीचे क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है, कंडीशन को। द इकोलॉजिकल नीचे ऑफ एन ऑर्गेनिज्म represent the range of condition that can tolerate the resource it's utilized and its functional role in the ecological system. Each species occupy a distinct niche, no two species occupy the same niche। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक फंक्शनल प्लेस है, उस फंक्शनल प्लेस को हम लोग नीचे बोलते हैं किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम लोग इकोलॉजी की बेसिक कंसर्न के बारे में बात की, ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, बायोम। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना है। ठीक है। उसके एनवायरनमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है
कि जो इन्वायरमेंट है क्या, it is referred to as sum total of all the physical and biotic condition, or environment is referred to as the sum total of all the physical and biotic condition which influences the organism in terms of survival and reproduction. तो इसको ये देखिए यहाँ पे डेफिनेशन इसका है, ecological level of essentially physiological which try to understand how different organisms to adapt their environment in terms of not only survival but also reproduction. This is called the ecology. अब यहाँ पे दो बातें हैं, डिफरेंट सीजन, डिफरेंट जो सीजन है हमारे अर्थ पे वो दो बातों पे डिपेंड करता है. पहला है रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन. जो सन है आपको यहाँ देखेंगे यहाँ पे कि प्लैनेट जो है हम लोग का जो रोटेशन, यहाँ पे देखिए जो सीजन है, यू मे हैव लर्न द अर्लियर क्लासेस हाउ रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट अराउंड द सन एंड टिल्टिंग जो झुका हुआ है अब द एक्सिस कॉज एनुअल वेरिएशन. तो जो सीजन है वो दो जो है तरीके से दो रीजन है सीजन होने का अपने. पहला ये कि सन जो है अर्थ जो है सन के अराउंड में रोटेट करता है, और दूसरा जो उसका टिल्टेशन है, टिल्टिंग ऑफ इट्स एक्सिस कॉज द एनुअल वेरिएशन. ठीक है. ड्यूरेशन ऑफ अब एनुअल वेरिएशन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर. ठीक है. तो जैसे जैसे अब देखिए हम लोग अपने एरिया में बताया जाए तो टेम्परेचर अलग है, समर में अलग है, विंटर में अलग है, रेनी सीजन में अलग है. तो जैसे जैसे टेम्परेचर का ड्यूरेशन अलग अलग होता है, सीजन बदलते जाते हैं. ठीक है. सो दीज वेरिएशन टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, मतलब यहाँ प्रेसिपिटेशन का मतलब बर्फ और बर्फबारी और रेन, मतलब रेन और स्नो दोनों प्रेसिपिटेशन में आते हैं. तो एनुअल प्रेसिपिटेशन ये सभी मिल करके जो किसी भी बायोम के लिए जो है, कोई अगर बायोम है तो वहाँ एनुअल मीन टेम्परेचर अलग है. जब एनुअल मीन टेम्परेचर चेंज होगा तो जो है वहाँ पे कंडीशन अलग होगी. फिर उसके बाद वहाँ पे प्रेसिपिटेशन रेनफॉल क्या है, जिससे कि अब डेजर्ट की बात कर लें, रेन फॉरेस्ट की बात कर लें, टुंड्रा की बात कर लें, तो हर जगह पे टेम्परेचर अलग है, रेनफॉल अलग है. जब टेम्परेचर रेनफॉल अलग होगा तो वहाँ के फ्लोरा यानी कि प्लांट जो है वो अलग होंगे, प्लांट जैसे होंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे एनिमल होंगे. तो ये कहीं ना कहीं सीधा सीधा वहाँ के, अगर वहाँ पे जो एनुअल टेम्परेचर है उसकी बात कर लें तो वो अगर डिफर कर रहा है तो इसका मतलब जो जैसा वहाँ पे टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वेजिटेशन होगा. यहाँ पे हम लोग डिफरेंट बायोम्स के बारे में बात करेंगे और उनके जो है मीन एनुअल जो प्रेसिपिटेशन है. देखिए ये आर्कटिक और अल्पाइन, यहाँ पे एनुअल टेम्परेचर जो है वो -10, ये देखिए -0 से, ये देखिए ये 0 से लेकर के और -10 के आसपास होता है एनुअल मीन टेम्परेचर. और यहाँ पे देखिए ये टेम्परेचर की बात होगी, और प्रेसिपिटेशन की बात कर लें तो लगभग यहाँ पे देखिए नियर अबाउट 50 से लेकर के यहाँ 150 से भी कम, मतलब 125 के आसपास जो है यहाँ पे एनुअल मीन जो रेनफॉल होता है. तो आर्कटिक और अल्पाइन जो भी एरिया है, स्पेशली ये पोलर एरिया है. अब कोनिफर फॉरेस्ट की बात कर लें, कोनिफर्स में आपको पता है जिम्नोस्पर्म, साइकस पाइनस आते हैं. तो यहाँ का टेम्परेचर आप देख सकते हैं, ये 0 से लेकर के और ये 15 तक एनुअल टेम्परेचर रहता है. ठीक है. और प्रेसिपिटेशन आप देखेंगे 50 से लेकर 250 तक. उसके बाद ये डेजर्ट की बात कर लें तो यहाँ टेम्परेचर 5 से लेकर के और ये 25 एनुअल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. मीन टेम्परेचर, ये मीन की बात है, जो मीन है यहाँ पे. ऐसा नहीं कि आप समर में मैक्सिमम और मिनिमम की बात हो रही है, मीन की बात हो रही है. तो मीन जो है, मिनिमम जो मीन है टेम्परेचर का वो 5 से लेकर के 20 प्लस तक होता है. और टेम्परेचर देखिए रेन जो होता है मतलब 50 सेंटीमीटर एनुअल होता है. उसके बाद ये ग्रासलैंड की बात किया तो टेम्परेचर 0 से लेकर के 25 होता है मीन में. और यहाँ पे रेनफॉल लगभग 100 सेंटीमीटर, 50 से 100. उसके बाद अब ये टेम्परेट फॉरेस्ट देखिए, इसका टेम्परेचर 10 से लेकर के और 25 के नियर अबाउट होता है, और रेनफॉल लगभग 250 होता है. और यहाँ पे देखिए ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है, इसका नाम ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. यहाँ पे रेन जो है वो 450 नियर अबाउट 150 से लेकर, तो काफ़ी बारिश होती है यहाँ पे. और एवरेज टेम्परेचर इसका जो एनुअल टेम्परेचर होता है वो 20 से 25 के बीच में रहता है. तो ये डिफरेंट बायोम्स हैं, और इस बायोम्स में जो है आप देखेंगे कैसे जो है
इंडिया के जो मेजर बायोम्स हैं इसमें किस तरीके, ये मेजर बायोम्स हैं और इसमें एनुअल मीन टेम्परेचर क्या है और प्रेसिपिटेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर बात, रीजन एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटाट। रीजनल और लोकल जो वेरिएशन है किसी भी बायोम के अंदर, उसी बायोम के अंदर की बात हो रही है कि किसी बायोम में रीजनल और जो लोकल वेरिएशन है उससे उस बायोम में डिफरेंट जो है हैबिटाट्स बनते हैं। अब मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया में अगर आप देखेंगे जो है फिगर नंबर 13.2 में नीचे दिया गया है, डायग्राम भी हम लोग देखेंगे। सो लाइफ एग्जिस्ट not just in a few favorable habitats but even in extreme and harsh habitats। लाइफ जो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है कुछ हैबिटाट्स में जो उनके फेवरेबल है वहाँ पे ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं है। एक्सट्रीम और मार्शी हैबिटाट्स में भी, जैसे कि जलता हुआ जो है, देखिए स्क्रोचिंग तब होता है, दहकता है जलता हुआ। राजस्थान का जो डिजर्ट है वहाँ पे भी है, ठीक है। परपेचुअली रेन सोक्ड जो मेघालय फॉरेस्ट जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है। जो डीप ओशन ट्रेंचेज है वहाँ पे भी लाइफ रहती है। टेरेस्ट्रियल स्ट्रीम्स हैं हमेशा जो सदैव जमे रहते हैं। परमाफ्रोस्ट पोलर एरियाज रहते हैं। हाई माउंटेन टॉप होते हैं। बॉइलिंग थर्मल जो है स्प्रिंग्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया के बारे में थर्मोफिलस एक्वाटिकस के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। स्टिंगिंग कंपोजिट जो पिट्स हैं जहाँ पे खाद बनाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन है, हार्श कंडीशन है जहाँ पे लाइफ जो है वहाँ पे सर्वाइव करती है। अगर हम लोग की इंटेस्टाइन की बात करें, और इंटेस्टाइन इज एन यूनिक हैबिटेट फॉर द हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया जो हम लोग के इंटेस्टाइन में सर्वाइव करते हैं। ये कुछ जो है बायोम्स हैं। फर्स्ट जो है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो है ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ये डेजर्ट है, और ये जो है सी कोस्ट है। तो इस तरीके इंडिया के कुछ बायोम्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन आर टेम्परेचर। जो अगर एबायोटिक फैक्टर की बात की जाए तो टेम्परेचर, वाइट वाटर, लाइट और सॉइल, ये 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। सो वी मस्ट रिमेंबर दैट फिजियोकेमिकल कंपोनेंट, फिजिकल और जो केमिकल कंपोनेंट alone do not characterize the habitat of an organism completely। ये सिर्फ फिजियोकेमिकल जो कंपोनेंट्स है, सिर्फ इसी से किसी भी हैबिटाट, किसी भी ऑर्गेनिज्म के हैबिटाट की कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं जान सकते हैं। द हैबिटाट इंक्लूड्स बायोटिक कंपोनेंट आल्सो। जो हैबिटाट है उनमें बायोटिक कंपोनेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे उसको उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम जान सकते हैं, जैसे कि क्या पैथोजन है, पैरासाइट हैं, प्रेडेटर्स हैं या कंप्यूटर हैं, इन सब के बेसिस पे। सो ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद विच वी इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली। जो हमारे हैबिटाट्स में जो ये जैसे पैथोजन है, पैरासाइट है, प्रेडेटर्स है, कंप्यूटर है, इनके साथ भी हमारा इंटरेक्शन है, तो इसके बेसिस पे भी उस हैबिटाट का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जानेंगे, क्योंकि सिर्फ एबायोटिक फैक्टर पे किसी भी हैबिटाट का कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड नहीं करता है। We assume that over a period of time organism had through natural selection evolved adaptation to optimize the survival and reproduction habitats। We assume that, ऐसा हम मानते हैं कि that over a period of time, टाइम के कुछ टाइम मतलब काफी टाइम के बाद ऑर्गेनिज्म जो होता है वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट होता है, ठीक है। उसके अंदर एडाप्टेशन जो है डेवलप होता है, ठीक है, जो उनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को इनहांस करता है। तो पहला हम लोग यहाँ पे फैक्टर देखने वाले हैं टेम्परेचर। मोस्ट जो है इकोलॉजिकली रिलेवेंट फैक्टर है टेम्परेचर, ठीक है। एवरेज जो टेम्परेचर के बारे में हम लोग जानते हैं वो लैंड पे सीजनली वेरी करता है, ठीक है। अगर हम डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर, अगर हम अर्थ के इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएं तो डिक्रीज करता है ये, ठीक है। और प्लेन एरिया से माउंटेड टॉप की तरफ जाए तो भी टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक है। अब सब जीरो पोलर एरियाज में होता है, ठीक है। और हाई एल्टीट्यूड, देखिए ट्रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरिया में जीरो से भी कम होता है। और हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो वहाँ पे मोर देन 50 ट्रॉपिकल डेजर्ट में है समर में, ठीक है। तो देयर आर हाउएवर यूनिक हैबिटाट सच एज थर्मल स्प्रिंग। थर्मल स्प्रिंग्स की बात की जाए या हाइड्रोथर्मल डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स की बात की जाए तो वहाँ एवरेज टेम्परेचर 100 से भी ऊपर होता है। सो इट इज जनरली
knowledge that mango tree do not and cannot grow in temperate countries like Canada and Germany. Snow leopard are not found in Kerala forest and tuna fish are rarely caught beyond the tropics. मतलब ये कि जो टेम्परेचर है ये डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. यू कैन रेडली अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर. अब लेपर्ड को आप डेजर्ट में, स्नो लेपर्ड को डेजर्ट में नहीं रख सकते. जैसा टेम्परेचर वहां वैसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट. ठीक है. The significance of temperature to the living organisms, when you realize that it affects the kinetics of enzyme and through its basal metabolism. जो टेम्परेचर है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डायरेक्ट एंजाइम काइनेटिक्स और बेसल मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं. इसीलिए जो स्नो लेपर्ड है वो डेजर्ट में नहीं पाया सकते. मैंगो ट्री कनाडा में नहीं ग्रो कर सकता है. ठीक है. एक्टिविटी एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है और जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो डायरेक्ट जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होते हैं. सो फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे यूरी थर्मल, जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करेंगे. कुछ ऐसे होते बट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम रेस्ट्रिक्टेड. तो बहुत सारे मतलब मेजर अगर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, उनको हम स्टेनोथर्मल बोलते हैं. ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरी थर्मल और स्टेनोथर्मल. जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करेंगे यूरी थर्मल, जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करेंगे वो स्टेनोथर्मल. मेजर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो स्टेनोथर्मल होते हैं. द लेवल ऑफ thermal tolerance of different species determine a large extent and their geographical distribution. जो organisms की जो thermal tolerance है किसी भी स्पीसीज की, वो उसके इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है एक्सप्लेन करता है. ठीक है. इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन ग्रोन कंसर्न अबाउट द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर. आप देखिए कि जो है एवरेज टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. तो उसकी वजह से जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो अगर एडाप्टेशन होगा तो दे कैन सर्वाइव, इफ एडाप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस दे कैन नेवर सर्वाइव. तो नेक्स्ट जो है वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाटर के बारे में. ठीक है. आज इतना ही.